नमस्कार दोस्तों, मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए स्वर्णलता का 12वां अध्याय। स्वर्णलता से संबंधित सभी सभी एपिसोड्स आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। स्वर्णलता नाम से संचित है, आप उसको डायरेक्ट प्लेलिस्ट में जाके भी चेक कर सकते हैं और ब्लॉग में भी मैंने दे दिया है, आप जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप उसको चेक कर लीजिएगा। इसके अलावा जैसे सारा आकाश है, बार बार बोलती हूँ कि आप सबका प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए। प्लेलिस्ट में जा कर के आप देख सकते हैं, नहीं तो kathaamanthan.blogspot.com में जा कर के आप सारा आकाश में देख सकते हैं, आपको सारे पार्ट्स मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं स्वर्णलता का 12वां अध्याय। स्वर्ण को लाज नहीं, लेकिन स्वर्ण के विधाता को शायद थोड़ी सी लाज बाकी थी, इसलिए हठात एक नई लहर उठकर कुछ दिनों के लिए स्वर्ण को बहा ले गई। उसी क्षण फिर उसे चूल्हा चक्की में नहीं भेज दिया। हठात ही प्रभास चंद्र महामारी की खबर ले आया। प्लेग, फिर प्लेग। जिस प्लेग ने कई साल पहले मुल्क को मरघट ही बनाना चाहा था। हैजा चेचक फिर भी गनीमत है, लेकिन प्लेग, बाप रे, साक्षात यम। भागो भागो, जिसको जहां हो सके भागो। दक्षिण के लोग उत्तर जाओ, पूरब के पश्चिम यही भाग दौड़ होने लगी। जिनके घर कलकत्ते के बाहर थे, आगंतुकों से भर जाने लगे। जाएंगे ही। प्लेग से बचने के लिए जो असहाय सगे संबंधी दौड़े आ रहे हैं, उन्हें वे भगा कैसे देंगे। सभी बहुएं नेहर या मौसी के यहाँ या लाचारी में फूफी के यहाँ भी भागी। केवल एक स्वर्णलता की ही बात जुदा थी। स्वर्णलता को नेहर तो नहीं, बाप के वंश का कोई नहीं है पनाह देने को, तो कहाँ जाए स्वर्णलता जान बचाने। स्वर्णलता की सास तक नवद्वीप चली जाएगी, गुरु के अखाड़े में। चंपा उनके साथ जाएगी, परंतु स्वर्णलता और उनकी कई जहमतें। स्वर्णलता बोली, मैं मरूंगी नहीं, यह तो साबित हो चुका है। प्लेग मेरा क्या कर लेगा, परंतु यह बात तो काम की नहीं। मर्द लोग तो किसी भी क्षण भाग सकते हैं। शहर की अवस्था और भयावह हो जाने से भाग भी जाएंगे। दफ्तर कचहरी भी तो अधिक दिन खुले नहीं रहेंगे, ताला लगने ही वाला है। स्कूल बंद ही हो रहे हैं। चूहा देखते ही मारने के बदले मरने लगते हैं लोग। और इस अवस्था में तुम एक अभागी स्त्री, गोद कांख में 5 और जठर के भीतर एक अपोगंड को लिए पुरुषों के पांव की बेड़ी बनी रहेगी। कह तो रही हो कि मेरे बच्चों को और किसी के साथ भेज दो, कौन लेगा भार। लोग तो अपने ही भार से बचना चाहते हैं, उनको लिए लिए ही मरना चाहती हो। अच्छा, वे तुम्हारे पास तालुके की प्रजा हैं, इसलिए चाहोगी तो मारोगी और बचाओगी। निरपराध आश्रय में जाना ही होगा, जहाँ तक इस राक्षसी महामारी का पंजा नहीं पहुँचा हो। किंतु वह स्थान कहाँ है कि स्वर्ण के जेठ सुबोध चंद्र ने वह स्थान बतला दिया। चांपता, सुबाला के यहाँ। अब ये भी देख आया है सुबोध, देखा कि गरीबी में भी सुबाला का संसार सुख का है। तो फिर गरीबी कहाँ। गरीबी नगद रुपए की है, लेकिन सुबाला और उसके पति को मन की दीनता नहीं है। माँ भाई 7 जन्म में भी तो खोज नहीं लेते। एक बार बीमार होने की सुनकर भाई गया, उन्हें मानो हथेली में चांद मिल गया। कितना आदर, कितनी खातिर। वहाँ स्वर्ण का अनादर नहीं होगा। जो मान वाली है ये, जहाँ तहाँ रह नहीं सकेगी। प्रकाश की स्त्री के साथ एक बार प्रकाश की ससुराल जाने की बात हुई थी, राजी हुई स्वर्णलता। यही ठीक है, यही ठीक जगह है। सुबोध चंद्र ने सहसा स्वयं ही पतवार थाम ली। रसोई घर के दरवाजे के पास जाकर नेपथ्य की ओट से कहा, मजली बहुरानी, मैं नहीं चाहता कि तुम लोग इस महामारी में यहाँ रहो। 2-10 दिन सुबाला के यहाँ जाकर रहो। एक लड़का भीतर से बोल उठा, ताऊजी, माँ कह रही है सभी चली जाएंगी तो आप लोगों का खाना कौन पका देगी। सुबोध ने हंसकर कहा, राम कहो, यह बात है, खाने का जो होगा सो होगा। ब्राह्मण के लड़के हैं, 2 मुट्ठी उबाल कर खा नहीं लेंगे। और फिर हम लोग ही यहाँ के कैदीन हैं। जो हालत होती जा रही है शहर की, खैर नहीं, यही तय रहा। लड़के ने कहा, ताऊजी, आप जो कह रहे हैं वही होगा। वही होगा? स्वर्ण ने कहा, वही होगा। आश्चर्य, फिर भी चलो, राहत की बात तो है। सबको राहत देकर महामारी से बचने के लिए स्वर्ण प्राय अपरिचित ननद की यहाँ रवाना हुई, जिसे आजीवन मरने की ही कामना है। किसी ने शायद दौड़कर घाट पर खबर दी। सुबाला गीली साड़ी पहने, पानी भरा घड़ा लिए हाफती हुई 1 मिनट में आ पहुंची। धम से कलसी को बरामदे पर रखकर गीले कपड़ों ही प्रणाम ठोककर उल्लसित स्वर में बोल उठी, ओ रे, अरे मजले भैया, भाग्य से आपके कलकत्ता में पीले आया। इस लकड़ी चुनने वालों की झोपड़ी में महारानी के चरणों की धूल तो पड़ी। स्वर्ण ने उम्र में अपने से बड़ी और सम्मान में छोटी ननद के मुंह की ओर ताक कर देखा। व्यंग नहीं, कौतुक है। डंक नहीं, मधु है। जी जुड़ा गया।
रेलगाड़ी पर चढ़ते हुए आंखें जुड़ा रही थी। गांव से में उतरने तक कुछ दूर बैलगाड़ी से आना पड़ा, वह भी तो परम लाभ है। जब से स्वर्ण ने अपने मोहल्ले की गली छोड़ी तब से यही सोचती रही, भाग्य से कलकत्ते में प्लेग आया। कौन कह सकता है उस भयंकर प्लेग रूपी सुखदाता के आए बिना स्वर्ण के जीवन में रेल पर चढ़ना भी नसीब होता या नहीं? शायद नहीं। लिहाजा कभी गांव देखना भी नसीब नहीं होता। किंतु स्वर्ण ने क्या गांव कभी नहीं देखा? बेशक देखा है। अपनी पितृभूमि बरुईपुर, वह भी ऐसा छाया सुश्यामल निर्भीत शीतल बंगाल का गवई गांव। लेकिन स्वर्ण की स्मृति में वह छाया केवल अंधकार है। उस शामलीमा में दाव दहा। हाय स्वर्ण, यदि उस बार गर्मी की छुट्टियों में बाबूजी के साथ दादी जी के पास जाऊंगी कहती हुई नाच उठती। स्वर्ण के देखे गांव की स्मृति में स्वर्ण के जीवन का अभिशाप जुड़ा हुआ है। फिर भी ये खेत, पोखर, बगीचा, छोटी छोटी झाड़ियां, सब कुछ अपनी हरियाली का समारोह और शीतलता का स्पर्श लेकर स्वर्ण को मानो मां के स्नेह का स्वाद दे रही थी। काश खास कलकत्ते की बहू ना होकर स्वर्ण ऐसे ही गांव की एक बहू होती। बैलगाड़ी पर आते समय स्वर्ण ने यह बात कह भी दी थी, ऐसे ही किसी गांव में अगर मेरी ससुराल होती। प्रबोध चंद्र ने अवश्य उसका यह मोह भंग करने के लिए छूटते ही व्यंग की हंसी हंसते हुए कहा था, तुम जैसी आलोक प्राप्ता को यह सड़ा गवई गंवाव पोसाता? यहाँ की बहुओं ने सपने में भी कभी देखा है कि बहू बैठकर अखबार पढ़ रही है? रात दिन बहू तर्क करती रहती है। देश की सोचकर कोई बहू अपना दिमाग गर्म कर लेती है? स्वर्ण ने तमक कर कहा, नहीं देखा है, देखती हूँ। फिर तो सोचना ही नहीं था। उस बहू को लोग ढेकी में कूटते। शहर के दो तल्ले पर पांव धरे बैठे रहने का सुख पाने से हर कोई गांव की यह शोभा देख सकती है। अजी शार में कपड़े फींचते फींचते ढेकी कूटते कूटते जान निकल जाती। स्वर्ण ने हल्की और तीखी हंसी के साथ कहा, किंतु वैसे में एक सुविधा तो है, तालाब पोखरा कूद पड़ो और निश्चिंत। अचानक पति का हाथ दबाकर प्रभुचंद्र बोल उठा था, देखता हूँ तुम्हें यहाँ लाना ठीक नहीं हुआ। खौफनाक औरत, बड़ी खौफनाक औरत हो तुम। तुम्हारा क्या विश्वास? छोटे बच्चे देख रहे थे कि बाबूजी ने माँ का हाथ पकड़ा है। 10-11 साल के भानु कानू दोनों भाई भी शर्मिंदा हुए। स्वर्ण ने यह अनुभव किया और धीरे से हाथ छुड़ा लेने की चेष्टा की, किंतु प्रबोध छोड़ ही नहीं रहा था। एक भयंकर आतंकित स्वर में कहा, तुम मेरा बदन छूकर कसम खाओ, वैसी कोई दुर्मति नहीं करोगी। स्वर्ण ने मुस्कुराकर कहा, वैसी दुर्मति करूं फिर तो संसार में सारा नाता ही चुक जाएगा। बदन छूकर कसम खाने का क्या मोल रह जाएगा? आहत सा होकर उसका हाथ छोड़कर प्रबोध ने कहा, ओह यह बात, हाँ तुम तो यह मानती ही नहीं कि नाता जन्म जन्मांतर का होता है। तुम मानते हो? कौतुक में स्वर्ण ने पूछा। प्रबोध ने तेज दिखाते हुए कहा, हिंदू के घर पैदा हुआ हूँ, मानूंगा नहीं, सब मानता हूँ। अच्छा, तब तो यह भी मानते होंगे कि अपघात मृत्यु होने पर भूत प्रेत नहीं होती है? बेशक मानता हूँ। ऐसा नहीं होता तो शास्त्र यह नहीं कहता कि अपघात से अनंत तक नरक मिलता है? हो तो गया। स्वर्ण हंस उठी, मान लो अपघात में से मरकर मैं अनंत नरक में सड़ रही हूँ और तुम चूंकि महत्तर हो इसलिए स्वर्ग से इंद्रत्व कर रहे हो। फिर वैसे मैं जन्म जन्मांतर के नाते का क्या होगा? तार्किक स्त्री से बातों से कोई पार पाता है? और बिगड़कर मुंह हप करके बैठ गया था प्रबोध। परंतु स्वर्ण इससे विचलित नहीं हुई। वह देख रही थी पेड़ पौधों की फांकों से मिट्टी के छोटे छोटे घरों के सामने के आंगन में तुलसी चौरा, पीछे गुहाल, आंगन माटी से लिपे पुते गुहाल फूस के छप्पर वाले तस्वीर से सुंदर घर। इस सौंदर्य का लालन गांव ने अपने हृदय के रस से ही तो किया है। आंखें जुड़ा जा रही थी। इसके बावजूद मन में एक तीखा प्रश्न था, जहाँ जिनके पास जा रही है वे निकट आत्मीय तो हैं, पर दूरी का व्यवधान बहुत है। स्वर्ण तो 7 जन्म में भी उनका नाम जबान पर नहीं लाती। सुख के समय उन्हें भूले रहकर आड़े समय में आकर उनके गले पड़ जाना, इससे बढ़कर निर्लज्जता और क्या हो सकती है? उंगली से यदि मजली ननद उस निर्लज्जता का इशारा करे, कहे क्यों जी अब गरज का बावला, जरूरत पड़ी तो बहन, कहना कुछ असंभव तो नहीं। इस अवस्था में ऐसा कोई कह सकता है? तिस पर सुबाला मुक्तकेशी की बेटी है। किंतु मुक्तकेशी की बेटी मुक्तकेशी की भांति मुंह पर करारा जवाब देने को तत्पर नहीं हुई। वह उल्लास और पुलक से बोल उठी, भाग्य से पिलेग आया इसलिए महारानी के चरणों की धूली पड़ी। स्वर्ण के कान जुड़ा गए, प्राण जुड़ा गए। स्वर्ण के आने पर कोई पुलकित हो रहा है, यह तो नई अनुभूति है। स्वर्ण को इसका स्वाद ही नहीं मालूम। स्वर्ण तो जानती है उसका आविर्भाव ही नहीं, तिरोभाव भी नहीं। वह जहाँ विराजित है वह उसका नित्य धाम है। जानती है कि उसके उस नित्य धाम के चारों ओर वायुमंडल उसकी आलोचना के प्रखर ताप से तप्त रहेगा और उसके सिर के ऊपर का आकाश तथा पांव के नीचे की माटी उसे सदा याद दिलाती रहेगी,
तुम पर छांव दी है, यही काफ़ी है। तुम्हें खड़ी रहने दिया है, यही बहुत है। तुम आई हो स्वर्ण, आह कितनी खुशी हुई। यह भाषा स्वर्ण के लिए नई है, यद्यपि दुनिया की दीन दीनता के लिए यह भाषा है। भिकमंगिन माँ भी प्रार्थना करती है कि ए नवमी की रात तुम मत जाना। स्वर्ण के लिए यह प्रार्थना नहीं है। वह क्या मूल्यहीन है? मूल्यवान होने के सौभाग्य से वह चिर परिचित है, चिर वंचित है। उसकी कीमत आकी गई है सिर्फ एक अभ्यास मलिन शैया में। वहाँ उसके लिए आग्रह का आह्वान अपेक्षा करता है, परंतु यह आग्रह क्या प्रेम का है? यह आह्वान क्या पौरुष का है? नहीं, यह महज आदत का नशा है। इसलिए यह आह्वान स्वर्ण की चेतना को विद्रोही बनाता है, पीड़ित करता है, उसकी आत्मा को जीर्ण करता है। इसलिए अपने मूल्य को क्या स्वर्ण जानती नहीं? इसलिए यौवन रहते प्रौढ़ हुई, खटते खटते दुबली हुई श्रीहीन स्त्री की इस खुशी ने स्वर्ण के प्राण को जुड़ा दिया। प्रबोध ने कहा, चरणों की धूल तो खैर पड़ी, परंतु 50 कोस दूर से अपनी भाभी को पहचान तो गई हो, महारानी ही है। अब महारानी का मिजाज रखते हुए चलने में परेशान हुआ कर। आहा, आज ही कल आना जाना नहीं रहा तो क्या मैंने देखा नहीं है उसे? पाँव की तरफ की साड़ी को निचोड़ते निचोड़ते सुबाला ने कहा, मेरी माता जी के हाथ में पड़ने से महादेव भी बंदर हो जाता है। गुरुजन है, उनकी निंदा नहीं करते, मगर समझती तो हूँ। स्वर्ण ने अवाक होकर उधर ताका। हाथ पाँव की नसें उभरी हुई, शीर्ण मुखड़ा, पतले बाल, बर्तन मांजने वाली नौकरानी जैसे चेहरे वाले की ऐसी स्वच्छ निर्मल दृष्टि शक्ति। स्वर्ण को वह समझ सकती है। प्रबोध अवश्य अवाक नहीं होता, हंसकर बोल उठा, कुमुद को पहचानता गोपाल ठाकुर है ना? खैर जीजाजी को नहीं देख रहा हूँ, उन्हें कहाँ से देख दोगे? आजकल सवेरे का स्कूल है ना, अहले सुबह ही उठकर लड़कों को चराने गए हैं। घर भी इसलिए शांत है, अपने भी तो सब उसी गुहाल में गए हैं। स्वर्ण टप से बोल उठी, लड़कियाँ लड़कियाँ? आंगन की रस्सी से गमछा खींचकर बालों को पहुँचते हुए सुबाला हंस उठी। बड़ी तो ससुराल में है और तीनों उसी गुहाल में। स्कूल में? हाँ, अजी मेरे देवर ने लोगों को पाँव पकड़ पकड़ कर गाँव में लड़कियों के लिए पाठशाला खोली है। सो अपने घर की लड़कियों को तो पहले भेजना ही है, नहीं तो फांसी। तुम्हारे देवर? खुशी से स्वर्ण का मुखड़ा खिल उठा। खूब अच्छे हैं ना? अच्छा कहो तो अच्छा, मटर गश्ती कहो तो मटर गश्त। परंतु सुबाला ने गला को जरा उतार कर कहा, बहरहाल स्वदेशी की सनक ने बड़े भाई को कुछ चिंता में डाल दिया है। गीले कपड़े बदलने के लिए सुबाला कमरे में चली गई। चिल्लाकर कहा, सुनो, हाथ पांव धोने के लिए पोखरे में मत चली जाना, मैं पानी देती हूँ। प्रबोध ने चिंतित सा होकर कहा, हुआ एक झमेला ही है। बहनोई का भाई स्वदेशी फदेशी हुआ तब तो क्या तुम्हें फांसी होगी? मेरा कुछ नहीं, तुम लोगों को यहाँ रख जाऊंगा। पुलिस को तो नहीं पहचानती हो तुम। सड़े गवई गांव के बसवारी से पोखरे के पंखे भीतर से खींचकर मुजरिम को निकाल लेती है पुलिस। कलकत्ते के राजपथ से भी निकाल रही है। हाँ निकालते हैं, लेकिन हम तो उस गवारपन में नहीं आते। हलचल से जहाँ भी चूबी हो उस रास्ते फटकते ही नहीं। अपनी सावधानी की महिमा में प्रबोध फूल गया। स्वर्ण ने अब तर्क नहीं किया। अब उसके मन में स्पंदित होने लगा कि वह एक स्वदेशी सनक वाले पुरुष को देख पाएगी। कितना बड़ा है वह देवर, ब्याह हो गया है, घर गृहस्थी वाला है, लगता तो नहीं है। सुबाला का मटर गश्त है। इसके बाद सुबाला ने आतिथ्य की धूम मचाई। मंजे हुए झकमकाते गड़ुए में लाकर हाथ मुँह धोने को पानी दिया। फूल कांसे की बड़ी बड़ी रिकाबियों में दी मूड़ी नारियल लड्डू। भतीजे भतीजियों को जतन से ले जाकर खाने के लिए बिठाने लगी और उसके बाद ही बोल उठी, वह देखो मेरा देवर आ रहा है। एक खबरदार, कोई उसे प्रणाम मत करना। प्रणाम करना उसे बिल्कुल पसंद नहीं। प्रणाम करना उसे बिल्कुल पसंद नहीं। यह भी एक अभिनव भाषा है जिसने स्वर्ण के कानों को फिर एक बार शीतल कर दिया, शायद चेहरे को भी दमका दिया। किंतु प्रबोध के लिए है यह आग्रह दीप्त मुखड़ा अवश्य ही प्रीतिकर नहीं हुआ। होने की बात भी नहीं। उसके जी में आया इन बच्चों को उनकी फूफी के पास रखकर स्वर्ण को अपने साथ लिवा ले जाए। किसे पता था कि सुबाला के घर में एक ऐसा खौफनाक जीव है। पत्नी को ऐसे आवारागर्द पर पुरुष के आसपास छोड़ दे जाने से उसे यम के मुंह में डाल देना भी बेहतर है। एक तो अपने ही मन में अपनी और का बटखरा उसका हल्का है। स्वर्ण का मन उसकी पहुंच से बहुत ऊपर है। यह जानना प्रबोध के लिए बाकी नहीं। किसी तरह से रोकथाम कर उम्र पार कर देना बस। किंतु उस काल की निश्चित सीमा रेखा क्या है? स्वर्ण 12 साल की बेटी है, उसके बाद के 5 और बच्चे बच्चियां, किंतु देखने से लगता ही नहीं कि उसकी उम्र जा रही है। उस जमाने में नवाब लोग बेगमों को हरम में बंद रखते थे, यही ठीक था। हाय, कहाँ से यह प्लेग का हंगामा आया? ताज्जुब है, प्रबोध को यह सूझा ही नहीं कि स्वर्ण को यहाँ रख जाने से पहले देख जाए कि जगह कैसी है। सुबाला की ही अकेली गृहस्थी है या एक बूढ़ी सास है, यही तो मालूम था। इस देवर के बारे में तो पता ही नहीं था। स्वर्ण जिसमें उसके सामने हरगिज नहीं निकले।
इसलिए आंखों के इशारे से प्रबोध ने पत्नी को भीतर जाने को कहा, किंतु वह इशारा बेकार गया। स्वर्ण ने भी इशारे से कहा, क्यों, उससे क्या। ठीक इसी समय वह भयंकर जीव आंगन के बेड़े के अंदर आया और वहां एक नया संसार देखकर ठिठक सा गया। लेकिन पल ही भर को सुबाला ने खुशी से कहा, अजी ये मेरे मजले भैया हैं, ये मजली भाभी हैं और ये सब भतीजे भतीजियाँ। इसका नाम भानु है, इसका कानू या चंदन या पारुल या खोका। पुकार का नाम तो जानती नहीं हो भाई, पोशाकों का नाम भी नहीं मालूम। कहाँ चंपा को तो नहीं देख रही भाभी, हाय राम, अब तक तो ख्याल ही नहीं आया। वह प्रबोध के बोलने के पहले ही स्वर्ण झट उस छोकरे के सामने बोल उठी, वह अपनी दादी के पास है। सुनते ही प्रबोध के सर्वांग में आग लग गई। क्यों झट अपनी कंठ सुधा को बिखेरना, क्यों, क्या जरूरत थी। छोकरा कुछ मुन्ना है क्या, लिक लिक गोह की तरफ देखने में, इसी से उम्र कम लगती है। स्वर्ण से हरगिज छोटा नहीं होगा, वह छोटा ही है। तो भी क्या विश्वास देखने में बुरा है, उसी से क्या होता है। अविश्वासनी स्त्री के लिए ऐसी बाधा तो बाधा नहीं। हाय हाय प्रबोध, ये कैसा काम कर बैठा, और उसे आज ही चल देना पड़ेगा। जहाज घाट की हालत डामाडोल है, कुली मजदूरी ने सब भाग रही हैं। प्लेग के डर से जितना ना हो, टीका लगेगा इस डर से अधिक। 2-4 दिन रुक सकता तो लक्षण देख जाता, और यदि रंग ढंग कुछ गड़बड़ दिखता तो वापस ले जाया जा सकता था। यह तो कुछ भी नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, मगर उधर तो बढ़ता जा रहा है। कमबख्त छोकरे ने झट से खोका को गोदी से उठाकर कहा, वाह, देखने में तो ग्रेट है, सभी खासे हैं देखने में। मजली भाभी की देखभाल की तारीफ है, अपने यहाँ स्वस्थ बच्चों की बड़ी कमी है। नमस्ते मजले भैया, कुछ ख्याल मत कीजिएगा, मैं बोलता कुछ अधिक हूँ। यह अपनी भाभी जी हैं, इन्होंने मेरा नाम रखा है वाक्य वागीश। बच्चों के कंकाल सार होने के कारण मैं रात दिन उनकी लानत मलामत करता हूँ। अचानक और भी भयंकर और भी एक असमसाहसिक एक कांड कर बैठी स्वर्ण। केवल असमसाहसिक ही, अशोभन नहीं, असभ्य नहीं, शास्त्र समाज विरोधी नहीं, क्यों, यह बदमाशी क्यों। वह तड़ से बोल बैठी, और आपका अपना, अच्छा सुबाला तो गांव की बहू है। इस निर्लज्जता के लिए उसी ने भाभी को क्यों नहीं कहा। इसका मतलब है बुद्धि बुद्धि से वास्ता नहीं, वास्ता होता तो भला इस पर भी हंसती। हंसकर कह उठी, अरे इसकी छोड़ो, यह तो देश उद्धार कर रहा है, इसे क्या नहाने खाने की फुर्सत है। लापरवाही से जली लकड़ी जैसी दशा हो गई है। भाभी, मुझे इस पर आपत्ति है, बोल उठा। एक भद्र महिला के सामने जली लकड़ी का विशेषण। मजले भैया जरा अपनी बहन का रवैया देखिए। मजले भैया अपनी बहन के रवैये की ओर ना ताक कर चिल्ला उठे, ए चंद, यह क्या हो रहा है, इतने मुड़ी क्यों बिखेर रही है। बाकी सब चौंक उठे, थमथमा गए। फिर भी जाना ही पड़ा प्रबोध को। प्राण पंछी को पिंजरे से निकाल जंगल झाड़ी में उड़ाकर। उपाय क्या था, आखिर पागल तो नहीं है कि कहे इसे ले जा रहा हूँ। लेकिन हाँ, एक बात की जानकारी कुछ भरोसा हुआ कि यह छोकरा अमूल्य का सहोदर भाई नहीं है, नाते का है। दूसरे घर में रहता है, किंतु भरोसा भी ज़्यादा नहीं, सूने घर में रहता है, इसलिए खाता यहाँ है। उसको अपना कहने की एक फुआ ही थी। उसके मर जाने पर कह सुनकर सुबाला ने ही यह व्यवस्था की। भटका हुआ कहीं कोई नहीं, अकेले एक घर में पड़े रहना। प्रबोध ने खींचकर पूछा था, लेकिन दयामयी ने ब्याह क्यों नहीं किया। भैया के बिगड़ने से सुबाला हंसी से बेहाल हो गई। राम कहो, वह ब्याह करे तो देश को स्वाधीन कौन करेगा। आवारापन, मैं कहता हूँ आज तू पका चुका देती है ना, सदा क्या दूसरों के ही मत्थे चलेगा। सुबाला को चोट सी लगी, वह गंभीर हो गई, बोली, पराया समझने से पराया, अपना कहो तो अपना, किंतु उसके लिए मैं कै दिन पका चुका पाऊंगी यही कौन जानता है। जाने किस दिन जेल का बुलावा आ पड़े, इसी डर से कांटा हो रही हूँ। अपनी बहन भी प्रबोध को नखरे का जहाजी लगी। नाते के देवर के लिए इतना, वह और भी खींचे स्वर में बोला, और ऐसे आदमी को अपने घर आने देती हो। सुबाला अबाक, किसे नहीं आने दूं, अंबिका देवर जी को। तुम भी क्या कहते हो भैया। खैर तेरा आदर कर्तव्य छलक पड़ा, माना, किंतु अमूल्य के हाथों हथकड़ी लगे तो। सुबाला विचलित नहीं हुई। सुबाला ने कहा, नियति के सिवाय गति कहाँ भैया। ऐसी नियति हो तो आग में हाथ डालकर यदि कहो नियति में, तो जलेगा ही ना। प्रबोध प्राय खिजा उठा, लेकिन काम यह अंजाम नहीं हो रहा। उसका यहाँ आना जाना कम कराओ, खाने पीने का इंतजाम और कहीं करने को कहो। सुबाला हंस पड़ी। वह अपने पूजनीय मजले भैया की बात को अमृत बाल भाषित समझकर रह गई, इसलिए और तर्क नहीं किया। बोली, पागल हुए हो, उसे तो धर पकड़कर खिलाना पड़ता है। 3 शाम नहीं खाने से भी उसे ख्याल नहीं रहता। फिर क्या, कृतार्थ हो गए। प्रबोध ने कहा, तुम लोग अपने नसीब को भी इमली घोल रही हो और बच्चों का भी नुकसान कर रही हो। आंखें के सामने एक बैड एग्जाम्पल। भाई बहन के तर्क वितर्क, स्नेह संभाषण के भी स्वर्ण अब तक बोली नहीं थी, अब बोल उठी। आंखों के सामने यह बुरा दृष्टांत नहीं,
बल्कि महान आदर्श है। मजली ननद जी का भाग्य अच्छा है कि इसके बच्चे अपने सामने एक ऐसा आदर्श पा रहे हैं। खूब, बहुत खूब। पुलिस जब पीटते हुए ले जाएगी तो महान आदर्श की लीला समझेगी। ऐसा जानता तो तुम लोगों को यहाँ नहीं लाता। स्वर्ण ने तीव्र स्वर में कहा, जहाँ तुम्हारी सहोदर बहन है वहाँ तुम्हारे बीवी बच्चे नहीं रह सकेंगे? रह क्यों नहीं सकेंगे? विपत्ति की आशंका वही कह रहा हूँ। बड़े बड़े आशंका वाले हैं, तुम्हारे भाई बहन तो हैं। भाड़ में जाए वे, प्रबोध बोल उठा। मेरे दिमाग में आग जल रही है। दिमाग में जलती हुई आग लेकर ही प्रबोध विदा हो गया। उपाय क्या था? इनका सारा गुस्सा स्वर्ण पर जा रहा। वही आने को क्यों तैयार हुई? इधर तो ऐसी जिद पक कि पहाड़ खिले तो हिले, पर वह नहीं हिलेगी। किंतु जेठ ने एक बार आग्रह किया, बस पिघला गई। मैं सदा देखता आया हूँ कि मैं अभागा ही कोई नहीं हूँ। जेठ की बातें तो सिर माथे पर। बुरी स्त्री का धर्म ही यही है। केदार बाबू के साथ कितना लाड़, वह बुढ़ा अब आता नहीं, इसलिए खैर। यदि गुरुजन के नाते श्रद्धा करती तो पहले माँ क्यों करती? सो नहीं, सास को तो रात दिन मुंह पर जवाब। असली बात है मर्द। वही हो तो बस। जो देख रहा हूँ, सुबाला सूरत का सरताज है। वह घड़ियाल अंबिका सिर पर हाथ फेर कर मजे से खा पी रहा है। लिहाजा सुबाला पर भरोसा नहीं। उसकी नज़रों के सामने ही बहुत कुछ हो जाएगा। उसे खाक भी खबर नहीं होगी। सुबाला की सास कहाँ रहती है नहीं दिखाई पड़ी। फिर भी एक बूढ़ी तो घर में थी ना। यह सब बूढ़ी फूढ़ी के बूते की बात नहीं। अमूल्य को ही कह आना था, भाई तुम्हारी सहलज का जरा पुरुषों से मिलने जुलने का स्वभाव है, जरा निगाह रखना। कह आना चाहिए था, नहीं कहा। प्रबोध जितना ही यह सोचने लगा, उसका माथा झां झां करने लगा। किस उपाय से स्वर्ण को लौटा लाया जाए? हाँ ईश्वर, इस प्लेग को यदि तुम लौटाकर अपने भंडार में नहीं ले जा सको तो तुम्हारी इस भक्त प्रजा प्रबोध को प्लेग दो। इतना बड़ा कारण आ जाए तो स्वर्ण को जरूर ही ले जाया आया जा सकेगा।